जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ओएस कितने सारे इंपॉर्टेंट काम एक साथ हैंडल करता है। किस ऐप को मेमोरी देनी है, कौन सा प्रोसेस सीपीयू यूज करेगा, आपकी फाइल्स कहां सेव होंगी, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, ये सब ओएस ही डिसाइड करता है। इसी मैनेजमेंट की वजह से आप दोनों हाई टूल्स बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म चाहिए जहां आप सोशल मीडिया पोस्ट्स, प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स सब कुछ बना सकें और आपको डिजाइन पर पूरा कंट्रोल चाहिए, तो कैनवा इज द बेस्ट फॉर यू। लेकिन सबसे कॉमन खतरों में से एक है फिशिंग। अब ये क्या है? इसमें अटैकर्स यानी क्रिमिनल्स एक जाल बिछाते हैं आपको फंसाने के लिए। वो क्या करेंगे? वो आपके बैंक तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स इन वन शॉट। हम इस चैप्टर के सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे एआई, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग को इतना सिंपल बना देंगे कि आपको सब कुछ मक्खन जैसे समझ आ जाएगा। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखो, सबसे पहले हम स्मार्ट डिवाइसेस की दुनिया में एंटर करेंगे, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। फिर हम पर्दे के पीछे की पावर को समझेंगे जो इन डिवाइसेस को चलाती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स और क्लाउड। उसके बाद हम सीखेंगे कि मशीन्स को इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाता है, एआई और मशीन लर्निंग से। और फाइनली हम देखेंगे कि ये सारी टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। हम सब लोग स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस रोज यूज करते हैं, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीजों को आपस में क्या कनेक्ट करता है? ये सारी डिवाइसेस एक बहुत बड़े नेटवर्क का पार्ट हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी। तो आखिर ये आईओटी है क्या? सिंपल वर्ड्स में समझो, ये इंटरनेट से जुड़े हुए फिजिकल डिवाइसेस का एक नेटवर्क है। इन डिवाइसेस के अंदर सेंसर्स और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जिससे ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी स्मार्ट वॉच को ले लो। वो सेंसर से आपके स्टेप्स काउंट करती है और फिर इंटरनेट का यूज करके वो डेटा आपके फोन की ऐप पर भेज देती है। बस यही है आईओटी, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी लाइफ को आसान बनाता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी नहीं है। बिलीव इट और नॉट, इसकी जर्नी 1982 में एक कनेक्टेड वेंडिंग मशीन से शुरू हुई थी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम तो 1999 में आया, लेकिन इसमें असली आग तो 2007 में आईफोन के लॉन्च ने लगाई। उसके बाद गूगल ग्लास और टेस्ला ऑटो पायलट जैसे इनोवेशंस ने इस टेक्नोलॉजी को हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया। क्या जर्नी रही है ना? तो इसके असली फायदे क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है कन्वीनियंस, यानी आराम। सोचो, एक टाइम था जब फोन, कैमरा, अलार्म क्लॉक सब अलग अलग होते थे। अब एक स्मार्टफोन ने सबकी जगह ले ली, जिससे कॉस्ट सेविंग भी हुई। इसके अलावा आईओटी से ऑटोमेशन बढ़ता है, जिससे घर से लेकर फैक्ट्री तक हर काम तेजी से होता है और इतना सारा डेटा मिलता है कि हम उससे एनालाइज करके बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आईओटी के कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है सिक्योरिटी का। इतने सारे डिवाइसेस ऑनलाइन हैं तो हैकिंग का खतरा हमेशा रहता है। इससे जुड़ी है प्राइवेसी की चिंता। हमारा पर्सनल डेटा कैसे यूज हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और हम टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंड हो गए हैं कि अगर सिस्टम फेल हो जाए तो हमारा काम ही रुक जाता है। तो रिस्क्स को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना जरूरी है। बच्चों, ये पार्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। आईओटी और आईआईओटी में क्या डिफरेंस है? देखो, बहुत सिंपल है। कंज्यूमर आईओटी यानी आईओटी हमारे जैसे आम लोगों के लिए है, जैसे स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट एसीज या हेल्थ मॉनिटर करने वाली वॉचेस, जो हमारी डेली लाइफ को आसान बनाती हैं। वहीं आईओटी यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स फैक्ट्रीज और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए है। इसका फोकस एफिशिएंसी, सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर होता है। एक कंज्यूमर के लिए, दूसरा इंडस्ट्री के लिए। दैट्स इट। तो ठीक है, हमारे पास ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो डेटा कलेक्ट और सेंड कर रहे हैं, लेकिन इनके पर्दे के पीछे की पावर क्या है? इन्हें चला कौन रहा है और ये सारा डेटा जाता कहाँ है? यहाँ रोल में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाउड। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस को आप एक बिजी ऑफिस मैनेजर की तरह समझो। ये आपके और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। जैसे एक मैनेजर ऑफिस में सब कुछ मैनेज करता है, वैसे ही ओएस कंप्यूटर के सारे बेसिक टास्क्स जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी, सब कुछ मैनेज करता है। ओएस के बिना आपका पावरफुल फोन या लैपटॉप सिर्फ एक बेकार का डब्बा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ओएस कितने सारे इंपॉर्टेंट काम एक साथ हैंडल करता है। किस ऐप को मेमोरी देनी है, कौन सा प्रोसेस सीपीयू यूज करेगा, आपकी फाइल्स कहां सेव होंगी, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, ये सब ओएस ही डिसाइड करता है। इसी मैनेजमेंट की वजह से आप अपने डिवाइस पर मल्टीपल ऐप्स स्मूथली चला पाते हो। अब बात करते हैं क्लाउड की। आप क्लाउड कंप्यूटिंग को इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा डिजिटल गोडाउन या वेयरहाउस समझ सकते हो। यहां से आपको ऑन डिमांड सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस सब कुछ मिल जाता है।
IoT इतना पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि अब डिवाइसेस को सारा डेटा खुद स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसे सीधा इस सेंट्रल वेयरहाउस यानी क्लाउड में भेज सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट और कॉमन एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव। आप अपने सारे फोटोज, वीडियोस, फाइल्स ऑनलाइन स्टोर करते हो। अगर आपका फ़ोन खराब भी हो जाए, आपका डेटा क्लाउड में एकदम सेफ रहता है। आप किसी भी दूसरे डिवाइस से लॉगिन करके उसे एक्सेस कर सकते हो। यही तो है क्लाउड की असली पावर, फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी। राइट, तो अब हमारे पास डिवाइसेस हैं जो दुनिया को सेंस कर सकते हैं और एक क्लाउड है जो उनका सारा डेटा स्टोर कर सकता है। अब बारी है ब्रेन की, वो मैजिक जो इन सिस्टम्स को इंटेलिजेंट बनाता है, जो उन्हें डेटा से सीखने और स्मार्ट डिसीजंस लेने की पावर देता है। तो चलिए एंटर करते हैं AI और मशीन लर्निंग की दुनिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का सिंपल मतलब है मशीन्स को इंसान जैसी इंटेलिजेंस देना। उन्हें ऐसे प्रोग्राम करना कि वो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और एक्शंस ले सकें। फॉर एग्जाम्पल, जब गूगल मैप्स ट्रैफिक प्रिडिक्ट करता है या आपका फ़ोन आपका फेस देखकर अनलॉक हो जाता है, ये सब AI का ही कमाल है। AI और मशीन लर्निंग का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सोचो, AI एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक गोल है, एक स्मार्ट सिस्टम बनाना, और मशीन लर्निंग यानी ML उस गोल को अचीव करने का एक तरीका है। ये AI का ही एक पार्ट है जिसमें हम मशीन को हर रूल बताते नहीं, बल्कि उसे डेटा देकर खुद सीखने देते हैं। एक चेस खेलने वाला रोबोट AI का एग्जाम्पल है, लेकिन YouTube जो आपकी पसंद सीखकर वीडियो रेकमेंड करता है, वो मशीन लर्निंग का स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। तो एक मशीन आखिर लर्न कैसे करती है? जनरली ये 7 स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डेटा को साफ करके यूज़ करने लायक बनाया जाता है। उसके बाद टास्क के हिसाब से एक मॉडल यानी एल्गोरिदम चूज़ किया जाता है, फिर उस मॉडल को डेटा पर ट्रेन किया जाता है। ये मशीन का स्टडी फेज़ है। ट्रेनिंग के बाद उसे इवैल्यूएट करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, फिर उसकी सेटिंग्स को आगे पीछे करके बेहतर बनाते हैं और फाइनली मॉडल तैयार हो जाता है नए डेटा पर प्रेडिक्शंस करने के लिए। तो हमने IoT, क्लाउड और AI के कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन अब देखते हैं कि ये सब रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे होता है। क्योंकि बच्चों, ये सिर्फ किताबी टॉपिक्स नहीं है, ये हमारे फ्यूचर की इकोनॉमी और आपके आने वाले करियर्स का फाउंडेशन है। इसका एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है आजकल का डिजिटल मार्केटिंग। कंपनीज हमारे ऑनलाइन बिहेवियर से डेटा कलेक्ट करती हैं। वो डेटा जो क्लाउड पर स्टोर और प्रोसेस होता है, फिर वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ करके प्रिडिक्ट करती हैं कि हमें कौन से एड्स पसंद आएंगे। इससे वो दुनिया भर में अपने कस्टमर्स तक पहुंच पाते हैं और उनसे डायरेक्ट बात कर पाते हैं, जिससे करियर के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। चलो सब कुछ एक सिंपल सी एनालॉजी से फटाक से रिवाइज करते हैं। ऐसे सोचो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT ने डिवाइसेस को सेंसेस दिए, जैसे आंख, कान, ताकि वो दुनिया से डेटा कलेक्ट कर सकें। क्लाउड ने उन्हें एक बहुत बड़ी मेमोरी दी, जहां ये सारा डेटा स्टोर और प्रोसेस हो सके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने उन्हें एक ब्रेन दिया, यानी सोचने, सीखने और डिसीजन लेने की एबिलिटी। सेंसेस, मेमोरी और ब्रेन, सिंपल। तो जैसा कि आपने देखा, ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का चैप्टर नहीं है, ये आने वाला फ्यूचर है, और ये फ्यूचर अभी इसी वक्त बन रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हर किसी के पास इस अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बनने का मौका है। सवाल बस एक है, क्या आप इसे बनाने के लिए तैयार हैं? वेलकम बैक एवरीवन। सो अगर आप जावास्क्रिप्ट की जर्नी में हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसके बिना लिटरली काम नहीं चल सकता, ऑब्जेक्ट्स। यह आपके बोर्ड एग्जाम्स कोड 803 के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर बड़े प्रोग्राम का फाउंडेशन होता है। आज हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आखिर हैं क्या, उन्हें बनाते कैसे हैं और उन्हें यूज कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? सिंपल भाषा में सोचो, ऑब्जेक्ट एक कंटेनर है, एक डब्बा जिसमें रिलेटेड डेटा एक साथ रखा जाता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक कार। एक कार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब उसकी प्रॉपर्टीज यानी उसकी डिटेल्स, उसकी खासियत क्या होंगी, उसका कलर, मॉडल, फ्यूल टाइप, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जावास्क्रिप्ट में हम ऐसी ही रियल वर्ल्ड चीज़ों को कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ताकि सारा रिलेटेड डेटा एक जगह पर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहे। ओके, कार वाला एग्जाम्पल तो ठीक है, बट कोड में कैसे दिखेगा? लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आप सब रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए हमें एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, उसका नाम, उसकी एज, उसकी क्लास, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट से रिलेटेड है, राइट? तो इसको एक साथ एक सिंगल यूनिट में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। चलो इसी स्टूडेंट के एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं? इट्स एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैसे var student और उसे असाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस।
कर्ली ब्रैकेट्स जो है ना, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। समझ लीजिए कि हमने एक खाली कंटेनर यानी एक खाली डब्बा तैयार कर लिया है, जिसके अंदर अब हम स्टूडेंट का सारा डेटा फिल करेंगे। अब इस खाली कंटेनर में डेटा कैसे डालें? हम इसके अंदर ऐड करते हैं प्रॉपर्टीज, जो की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में होती हैं। सोचो, की जो है ना, वो एक लेबल है जैसे नेम, और वैल्यू उसकी असली इंफॉर्मेशन है जैसे राहुल कुमार। हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज डाली हैं, नेम, एज और क्लास नेम। हर की उसकी वैल्यू से जुड़ी हुई है, एक लेबल की तरह। नेम का लेबल, एज का लेबल और क्लास नेम का लेबल। ओके, अब यहाँ पे बिल्कुल फोकस करना। एग्जाम्स में 90% बच्चे यही गलती करते हैं। सिंटैक्स रूल्स। रूल नंबर 1, की और वैल्यू के बीच में कोलन आएगा, इक्वल्स नहीं। बहुत कॉमन मिस्टेक है। रूल 2, हर प्रॉपर्टी के बाद कॉमा लगेगा ताकि जावास्क्रिप्ट को पता चले कि एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई और दूसरी शुरू हो रही है। रूल 3, टेक्स्ट वैल्यूज जिनको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं हमेशा कोट्स के अंदर होंगी। और रूल 4, नंबर्स के लिए कोट्स की जरूरत नहीं है। इन रूल्स को अच्छे से याद कर लीजिए। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट रेडी है, डेटा भी अंदर है, बट इसका फायदा क्या अगर हम इस डेटा को निकाल ही ना पाए? राइट, अगर मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले कराना है तो मैं वो ऑब्जेक्ट से बाहर कैसे निकालूंगा? वेल, इसके 2 तरीके हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और ट्रस्ट मी सबसे कॉमन तरीका है डॉट नोटेशन। इसका सिंटैक्स बहुत आसान है। आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, उसके बाद एक डॉट लगाइए और फिर उस प्रॉपर्टी का नाम जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। सिंपल, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर मुझे राहुल का नाम प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगी document.write student.name। यहाँ स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है और नेम उसकी प्रॉपर्टी है। एंड बूम, जैसे ही ये कोड रन होगा, आउटपुट में हमें राहुल कुमार मिल जाएगा। सिंपल। इसी तरह student.age लिखने पर 17 प्रिंट हो जाएगा। अब सिर्फ राहुल कुमार प्रिंट करना थोड़ा बोरिंग है, राइट? वी कैन मेक इट मोर मीनिंगफुल। हम इस आउटपुट को एक मैसेज के साथ कंबाइन कर सकते हैं जिससे ये ज़्यादा रीडेबल लगे। फॉर एग्जाम्पल, document.write student name प्लस student.name। यहाँ स्टूडेंट नेम एक नॉर्मल टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग है, जिसे हमने प्लस साइन का यूज करके student.name की वैल्यू के साथ जोड़ दिया है। ऐसे डायनामिक मैसेजेस बनाना एक बहुत ही कॉमन और प्रैक्टिकल स्किल है। ओके, एक तरीका तो देख लिया, बट देयर इज अनदर वे। इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। इसमें हम डॉट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रॉपर्टी नेम। बस एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ प्रॉपर्टी का नाम हमेशा कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग की तरह लिखा जाता है। आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। document.write student स्क्वायर ब्रैकेट नेम लिखने से भी राहुल कुमार ही प्रिंट होगा। आई नो। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर, जब डॉट नोटेशन इतना सिंपल है, इतना क्लीन है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का झंझट क्यों? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी स्पेशल सिचुएशन है जहां डॉट नोटेशन फेल हो जाता है और वहां स्क्वायर ब्रैकेट्स ही हमें बचाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी प्रॉपर्टी का नाम एक सिंगल वर्ड ना होकर मल्टी वर्ड हो, जैसे कि फुल नेम। जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल वेरिएबल नेम्स में स्पेस अलाउड नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट कीज में हम कोट्स लगाकर स्पेस यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे ऑब्जेक्ट में एक की है फुल नेम। ओके, चैलेंज टाइम। स्क्रीन पे देखो और सोचो, अगर हम इस प्रॉपर्टी को डॉट नोटेशन से एक्सेस करने की कोशिश करें, यानी हम लिखें student.fullname, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? प्रिडिक्ट करो, क्या ये चलेगा या एरर आएगा? एरर, ये कोड नहीं चलेगा, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट student.full को देखता है तो वो फुल नाम की प्रॉपर्टी ढूंढता है। उसके बाद जो स्पेस है उससे वो कंफ्यूज हो जाता है और सिंटैक्स एरर दे देता है। सिंपल रीजन, डॉट नोटेशन स्पेसेस या स्पेशल कैरेक्टर्स हैंडल नहीं कर सकता। और यहीं पर हमारा हीरो स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन काम आता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स इसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो ऐसी प्रॉपर्टी नेम्स को हैंडल कर सकें जिनके अंदर स्पेसेस, हाइफन्स या दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स हों। जब हम स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स में फुल नेम लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट कोट्स के अंदर लिखी पूरी स्ट्रिंग को एक सिंगल की मानता है और एरर नहीं देता। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। So let's just quickly summarize this whole dot versus square bracket confusion. Simple rule of thumb याद रखो, dot notation easy है, clean है और simple single word property names जैसे name या age के लिए best है। जबकि square bracket notation तब जरूरी हो जाता है जब property names में space या special characters हों।
जैसे फुल नेम, स्टूडेंट डॉट नेम चलेगा, बट स्टूडेंट फुल नेम के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, स्पेशली फॉर योर एग्जाम्स, डीबगिंग। चलो देखते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं जब वो ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, ताकि आप एग्जाम्स में वो गलतियां ना दोहराएं। मिस्टेक नंबर 1, एंड ट्रस्ट मी, इस पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, ये सबसे कॉमन गलती है, की और वैल्यू के बीच में इक्वल्स टू साइन लगा देना। याद रखिए, ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यूज असाइन नहीं कर रहे, हम उन्हें डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए वहां हमेशा कोलन आएगा। अगर आप इक्वल्स टू यूज करेंगे तो आपको सीधा अनकॉट सिंटैक्स एरर मिलेगा, इसका खास ध्यान रखें। दूसरी बड़ी गलती होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोट्स लगाना भूल जाना। अगर आप स्टूडेंट स्मॉल फुल नेम लिख देंगे बिना कोट्स के, तो जावास्क्रिप्ट क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि फुल और नेम दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, और क्योंकि ये वेरिएबल्स आपने बनाए ही नहीं हैं, आपको रेफरेंस एरर मिलेगा। हमेशा याद रखें, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉपर्टी का नाम एक स्ट्रिंग की तरह यानी कोट्स के अंदर जाता है। Phew. Okay, that was a lot to take in, but don't worry, चलो एंड करने से पहले एक क्विक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो हमने आज कवर किए। So what's the big picture today? The hero of our story was the JavaScript object, right? जिसको हम बनाते हैं curly braces, brackets से। इसके अंदर हम data store करते हैं key value pairs में। इस data को access करने के दो तरीके हैं। Simple single word names के लिए dot notation और special names जिनमें space हो उनके लिए square bracket notation। और इन सबको आपस में जोड़ने वाला सबसे important rule है correct syntax। हमेशा colons और commas का ध्यान रखना। So that's it for today. But आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता. Practice this, make your own objects, maybe a car object or a book object. उनकी properties को access करके देखो. Next time हम एक और interesting चीज़ देखेंगे. हम देखेंगे कि क्या होता है जब हम objects के अंदर data के साथ-साथ functions भी डाल देते हैं. सोचिए उन्हें क्या कहते होंगे? इसके बारे में सोचना और अगले explainer में हम इसको detail में discuss करेंगे. तब तक keep coding. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, ग्राफिक डिजाइनिंग। आप सोचते होंगे कि ये तो बड़े प्रोफेशनल डिजाइनर्स का काम है, लेकिन ट्रस्ट मी, इस क्लास के एंड तक आप भी प्रोफेशनल लुकिंग पोस्टर्स और शॉर्ट वीडियोस बना पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, हम यूज करेंगे बिल्कुल फ्री टूल्स, कानवा और एडोबी एक्सप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये है हमारा आज का प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि ग्राफिक डिजाइन है क्या, फिर हम कैनवा को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद दो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। पहला एक पोस्टर और दूसरा एक वीडियो। फिर हम एडोबी एक्सप्रेस को भी चेकआउट करेंगे और एंड में हम कंपेयर करेंगे कि आपके लिए इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या? चलिए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप जो सोशल मीडिया पे इतने सुंदर आई कैचिंग पोस्ट्स देखते हैं, या किसी मूवी का आते ही एकदम एक्साइटिंग सा पोस्टर आ जाता है, या इवन आपके चिप्स का पैकेट, ये सब बनता कैसे है? इन सब के पीछे जो मैजिक है ना, उसी का नाम है ग्राफिक डिजाइनिंग। बेसिकली इसका मतलब है अपने आइडिया या मैसेज को एक विजुअल फॉर्म देना, एक ऐसी शक्ल देना जो देखने में अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए और आपका मैसेज उन तक आसानी से पहुंच जाए। सोचो, अगर एक स्टॉप साइन रेड की जगह ग्रीन होता तो मैसेज ही गलत हो जाता, राइट? बस यही है आसान भाषा में गुड डिजाइन की पावर। और ये मत सोचना कि ग्राफिक डिजाइन सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ग्राफिक डिजाइन से घिरे हुए हो। आपके फोन के ऐप आइकन्स, आपकी टी शर्ट पर जो प्रिंट है, बुक्स के कवर, सब कुछ ग्राफिक डिजाइन का ही तो एग्जाम्पल है। इट्स लिटरली एवरीवेयर। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। हम अपने पहले और सबसे पॉपुलर टूल कैनवा को एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल घबराने नहीं है, ये बहुत आसान है, इसीलिए हम इसे ही शुरू कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं, बस इनकी वेबसाइट पर जाकर फ्री में साइन अप करना है। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैनवा कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। देखो, 2013 में शुरू हुआ था और आज इसमें AI पावर टूल्स जैसे मैजिक राइट भी है। इसका मतलब साफ है कि ये टूल हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होता रहता है, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। जब आप कैनवा में कोई डिज़ाइन ओपन करते हो तो आपकी स्क्रीन पे ये 4 चीज़ें दिखेंगी। सबसे ऊपर है हेडर, यहाँ से आप फाइल सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे है ऑब्जेक्ट पैनल, ये आपका मैजिक बॉक्स है, यहाँ से आप टेम्पलेट्स, फोटोज, टेक्स्ट सब कुछ उठाकर अपने डिज़ाइन में लाओगे। बीच का जो बड़ा सा वाइट एरिया है वो है आपका कैनवा, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, सारा काम यहीं होगा।
और जैसे ही आप कैनवा पे किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, तो ऊपर एक टूल बार आ जाता है उस चीज़ को एडिट करने के लिए, जैसे फॉन्ट बदलना, कलर चेंज करना एंड सो ऑन। चलिए, थ्योरी काफ़ी हो गई, अब टाइम है कुछ प्रैक्टिकल करने का। हम बनाएंगे अपना पहला पोस्टर। और देखो, बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एक बने बनाए टेम्पलेट से स्टार्ट करना। इससे हमें एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है और काम भी फटाफट हो जाता है। तो सबसे पहले लेफ्ट पैनल में टेम्पलेट्स पर क्लिक करो। मान लो हमें एक स्कूल इवेंट के लिए पोस्टर बनाना है, तो हम सर्च करेंगे स्कूल इवेंट पोस्टर। हजारों ऑप्शंस आ जाएंगे। एक कॉमन मिस्टेक जो नए यूजर्स करते हैं वो प्रो टेम्पलेट्स चूज कर लेते हैं, जिस पर एक ग्राउंड का साइन बना होता है। हमें फ्री वाला यूज करना है, तो ध्यान से सिलेक्ट करना। टेम्पलेट आने के बाद टेक्स्ट बदलने के लिए बस उस पर डबल क्लिक करो और अपना टेक्स्ट लिख दो। ऊपर टूल बार से फॉन्ट, साइज, कलर सब कुछ चेंज कर सकते हो। फिर बैकग्राउंड पे क्लिक करो और ऊपर कलर का ऑप्शन आ जाएगा। आप प्लेन कलर भी ले सकते हो या फिर ग्रेडियंट्स ट्राई करो, उससे लुक और प्रोफेशनल लगता है। अपनी इमेज डालने के लिए लेफ्ट पैनल से अपलोड्स में जाओ और अपलोड कर दो। और लास्ट में एलिमेंट्स टैब में जाकर कुछ शेप्स या आइकन्स ऐड कर दो ताकि पोस्टर भरा भरा लगे। और देखिए, सिर्फ कुछ सिंपल चेंजेस से हमने एक जनरल से टेम्पलेट को एक बिल्कुल नया और पर्सनल पोस्टर बना दिया। यही तो है कस्टमाइजेशन की पावर। आप किसी भी टेम्पलेट को अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इजीली बदल सकते हैं। पोस्टर बनाना तो हमने सीख लिया, अब इसे एक लेवल ऊपर ले जाते हैं और देखते हैं कि कैनवा में एक छोटी सी वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। बिलीव मी, ये और भी एक्साइटिंग है। वीडियो एडिटिंग से पहले ये 3 टर्म्स समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम में भी आ सकता है। स्प्लिटिंग का मतलब है एक वीडियो क्लिप को कैंची से बीच में से काटना, ताकि आप 2 पार्ट्स के बीच में कुछ और डाल सको। क्लिप डिलीट नहीं होती, बस 2 टुकड़ों में हो जाती है। कटिंग का मतलब है एक हिस्से को सिलेक्ट करके परमानेंटली डिलीट कर देना, वो गया। और ट्रिमिंग का मतलब है क्लिप को शुरू से या आखिर से खींचकर छोटा करना। इसमें जो पार्ट हटता है वो हाइड हो जाता है, डिलीट नहीं होता, जिसे आप बाद में वापस भी ला सकते हैं। तो वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट पैनल से वीडियोस टैब में जाकर एक क्लिप को नीचे टाइमलाइन पर ड्रैग करके ले आओ। अब मान लो आपको क्लिप के बीच में कट लगाना है। टाइमलाइन पर जहां कट करना है वहां लाइन को ले जाओ, राइट क्लिक करो और स्प्लिट सेलेक्ट कर लो। देखा, क्लिप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब टेक्स्ट ऐड करते हैं। लेफ्ट पैनल से टेक्स्ट ड्रैग करके टाइमलाइन पर ले आओ। नीचे आपको टेक्स्ट की एक अलग लेयर दिखेगी, उसके कॉर्नर्स को पकड़कर आप खींच सकते हो ये सेट करने के लिए कि टेक्स्ट स्क्रीन पर कब आएगा और कब जाएगा। ईजी। 2 क्लिप्स के बीच में आपको एक छोटा सा प्लस का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके ऐड ट्रांजिशन सेलेक्ट करो। इससे वीडियो में एक स्मूथ प्रोफेशनल इफेक्ट आता है। और फाइनली ऑडियो टैब में जाके एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दो। दैट्स इट। कैनवा एक फैंटास्टिक टूल है, नो डाउट, बट मार्केट में एक और बहुत पावरफुल टूल है जिसका नाम है अडोबी एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं इसमें क्या अलग है। देखो, अडोबी एक्सप्रेस की सबसे बड़ी पावर है इसके क्विक एक्शंस और इसका AI, जिसका नाम है अडोबी फायरफ्लाई। क्विक एक्शन से आप एक क्लिक में फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हो या वीडियो का साइज बदल सकते हो। और फायरफ्लाई AI से आप बस टेक्स्ट में डिस्क्राइब करके अमेजिंग इमेजेस बना सकते हो, जैसे एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स ऑन मार्स। इसके अलावा इसमें PDF एडिटिंग और रियल टाइम कोलैबोरेशन भी बहुत स्मूथ है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आपके स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सा टूल बेहतर है, कैनवा या अडोबी एक्सप्रेस? चलो कंपेयर करते हैं। लेट्स कीप इट सिंपल। दोनों हाई टूल्स बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म चाहिए जहां आप सोशल मीडिया पोस्ट्स, प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स सब कुछ बना सकें और आपको डिजाइन पर पूरा कंट्रोल चाहिए, तो कैनवा इज द बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर आपका काम ज्यादातर फोटोज और वीडियोस को जल्दी से एडिट करने का है और आपको AI से कूल इमेजेस जनरेट करवानी है, तो अडोबी एक्सप्रेस आपको ज्यादा पावरफुल लगेगा। मेरी सलाह, दोनों के फ्री वर्जन्स को यूज करके देखो और जो आपको ज्यादा आसान लगे उसे यूज करो। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने समझा कि ग्राफिक डिजाइन का मतलब है आइडियाज को एक अट्रैक्टिव विजुअल रूप देना। फिर हमने कैनवा में प्रैक्टिकल काम किया और एक पूरा पोस्टर बनाया। इसके बाद हमने वीडियो एडिटिंग के बेसिक्स सीखे, क्लिप्स को स्प्लिट करना, टेक्स्ट की टाइमिंग सेट करना, ट्रांजिशंस और म्यूजिक ऐड करना। और आखिर में हमने कैनवा और अडोबी एक्सप्रेस के की फीचर्स को कंपेयर किया। तो अब आपके पास नॉलेज भी है और टूल्स का आइडिया भी है। तो अब आपका अगला प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? स्कूल के साइंस फेयर के लिए एक पोस्टर, अपने YouTube चैनल के लिए एक इंट्रो वीडियो, या बस फन के लिए अपने फ्रेंड के लिए एक बर्थडे कार्ड? जो भी हो, अब आप उसे खुद बना सकते हैं। सो स्टार्ट क्रिएटिंग एंड ऑल द बेस्ट। Hello students,
आज ना हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये आपकी, मेरी, हम सबकी डेली लाइफ के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सब ऑनलाइन हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बिल्कुल सिंपल एंड प्रैक्टिकल तरीके से। अच्छा, चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। आप सब सोशल मीडिया पे हो, इंस्टा, स्नैप, फेसबुक, यू नेम इट। पर क्या आपने कभी एक सेकंड के लिए पॉज करके सोचा है कि आपकी जो ऑनलाइन प्रोफाइल है, आपके पोस्ट, आपके कमेंट्स, ये सब मिलकर आपके बारे में क्या स्टोरी बता रहे हैं? लोग जब आपको ऑनलाइन देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? इस बात को ना और आसानी से समझने के लिए एक स्टोरी देखते हैं। एक स्टूडेंट की स्टोरी, बिल्कुल आपकी ही तरह, जिसका नाम है रूपा। और ट्रस्ट मी, उसकी स्टोरी में हम सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन छुपा हुआ है। तो रूपा ना एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, एकेडमिक्स में एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हमेशा आगे, बट उसकी एक पैरेलल लाइफ भी थी, उसकी ऑनलाइन लाइफ। और वहाँ वो काफ़ी केयरफ्री थी, फनी मीम्स पोस्ट करना, जोक्स शेयर करना और कभी-कभी तो फ्रेंड्स के साथ मजाक में बिना सोचे समझे थोड़े ऑफेंसिव कमेंट्स भी कर देती थी। उसको हमेशा यही लगता था, अरे ये तो बस हार्मलेस फन है, क्या फ़र्क पड़ता है? प्रॉब्लम पता है कब शुरू हुई? जब कॉलेज एडमिशन्स का टाइम आया, तब रूपा को एकदम से स्ट्रेस होने लगा, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि कॉलेजेस आजकल स्टूडेंट्स की ऑनलाइन प्रेजेंस चेक करते हैं और वो जो उसके हार्मलेस फन वाले पोस्ट्स थे, वो जोक्स, वो अब उसके एडमिशन चांसेस पर एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन डाल सकते थे। सोच के देखो, जो चीज़ कल तक बस मजाक थी, वो आज उसके फ्यूचर के लिए एक रियल रिस्क बन गई थी। तो रूपा के इस प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? इसका रूट कॉज क्या था? वो है एक कंसेप्ट जिसे कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। ना I'm श्योर आपने ये टर्म सुना होगा, बट चलो इसको ठीक से समझते हैं, क्योंकि आपका भी एक डिजिटल फुटप्रिंट है। इसको ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो कि आप एक बीच पर गीली रेत पर चल रहे हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपके पैरों के निशान पीछे छूट जाते हैं, राइट? इंटरनेट बिल्कुल उसी गीली रेत की तरह है। आप ऑनलाइन जो भी करते हो, चाहे कुछ सर्च कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो या किसी की फोटो लाइक कर रहे हो, आप बेसिकली अपने निशान, अपने फुटप्रिंट्स पीछे छोड़ते जा रहे हो। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अ डिजिटल फुटप्रिंट इज द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, एंड आई मीन एवरीथिंग यू डू ऑनलाइन। ये आपकी सारी एक्टिविटीज का एक ट्रेल है, एक परमानेंट रिकॉर्ड। हर वेबसाइट जो आप विजिट करते हो, हर ईमेल जो आप भेजते हो, हर ऑनलाइन फॉर्म जो आप फिल करते हो, ये सब जोड़कर आपका डिजिटल फुटप्रिंट बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये परमानेंट है, इट डजंट जस्ट डिसअपीयर। और पता है, ये फुटप्रिंट्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है एक्टिव फुटप्रिंट। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप जानबूझकर इंटेंशनली शेयर करते हो, जैसे आपने अपनी फोटो अपलोड की, कोई स्टेटस अपडेट किया या कहीं कमेंट लिखा, ये सब एक्टिव है। बट देयर इज अनदर वन, इसे कहते हैं पैसिव फुटप्रिंट, और ये थोड़ा स्नीकी है। ये डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलता। बेस्ट एग्जाम्पल, आपने कभी नोटिस किया है कि आप किसी वेबसाइट पे जाकर एक जोड़ी शूज देखते हो और उसके बाद जहां भी जाओ आपको हर जगह उसी शूज के एड्स दिखने लगते हैं? दैट्स योर पैसिव फुटप्रिंट एट वर्क। वेबसाइट्स आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को कुकीज के थ्रू ट्रैक करती हैं। देखो, अ वेरी सिंपल एनालॉजी, हम अपने घर को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं? लॉक्स लगाते हैं, अलार्म सिस्टम लगाते हैं, ताकि कोई चोर अंदर ना आ सके, राइट? बिल्कुल वैसे ही आपकी जो डिजिटल लाइफ है, वो भी आपके घर जैसी है। उसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में भी बहुत सारे डेंजर्स, बहुत सारे खतरे हैं। सबसे कॉमन खतरों में से एक है फिशिंग। अब ये क्या है? इसमें अटैकर्स यानी क्रिमिनल्स एक जाल बिछाते हैं आपको फंसाने के लिए। वो क्या करेंगे? वो आपके बैंक या किसी वेल नोन कंपनी जैसे Amazon या Netflix होने का नाटक करेंगे और आपको एक फेक ईमेल या मैसेज भेजेंगे। उनका मेन गोल क्या है? आपको डराकर या कोई लालच देकर आपसे आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवाना, जैसे आपका पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ये देखो स्क्रीन पे, दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। ऐसा मैसेज आ सकता है, अर्जेंट, योर बैंक अकाउंट इज सस्पेंडेड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर डिटेल्स। नोटिस करो, ये लोग हमेशा एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि आप घबरा जाओ, पैनिक में आ जाओ और बिना सोचे समझे उस लिंक पे क्लिक कर दो। एक बात हमेशा याद रखो बच्चों, कोई भी रियल बैंक या कंपनी आपसे इस तरह एक रैंडम लिंक पर क्लिक करके डिटेल्स वेरीफाई करने को कभी नहीं कहेगी। ऐसे मैसेजेस को देखते ही सीधा डिलीट करो, नो सेकंड थॉट्स। फिशिंग के अलावा स्टूडेंट्स के लिए कुछ और डेंजर्स भी हैं। एक ऑफ कोर्स है साइबर बुलिंग, जिसके बारे में हम श्योर आप सब जानते हो। ऑनलाइन किसी को हैरास करना, ट्रोल करना, इसका विक्टिम पर बहुत ही बुरा मेंटल इफेक्ट पड़ता है। फिर है आइडेंटिटी थेफ्ट,
मतलब कोई आपकी पर्सनल इन्फो चुरा कर सोशल मीडिया पर आपकी फेक प्रोफाइल बना ले और उसका मिसयूज करे। इट्स स्कैरी। और हाँ, एक चीज जो हम सब करते हैं, पब्लिक वाईफाई। रेलवे स्टेशन, कैफे, फ्री वाईफाई मिलते कनेक्ट कर लेते हैं ना। बट बी केयरफुल, ये नेटवर्क्स अक्सर अनसिक्योर्ड होते हैं। इसका मतलब उस सेम नेटवर्क पर बैठा कोई हैकर आपके फोन का डेटा, आप क्या टाइप कर रहे हो, सब कुछ बहुत आसानी से देख सकता है। ओके, आई नो। इतने सारे डेंजर सुनकर थोड़ा डर लग रहा होगा, राइट? बट रिलैक्स, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। द गुड न्यूज़ इज़ कि कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप इन सब खतरों से बच सकते हो। यू कैन बिल्ड योर ओन डिजिटल फोर्ट, अपना एक मजबूत डिजिटल किला बना सकते हो। तो चलो, हियर्स अ सिंपल सिक्योरिटी चेक जो आप आज ही राइट नाउ कर सकते हो। नंबर 1, अपनी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की प्राइवेसी सेटिंग्स रिव्यू करो। आपके पोस्ट्स पब्लिक हैं या सिर्फ फ्रेंड्स ओनली? कंट्रोल आपके हाथ में है, यूज इट। नंबर 2, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। प्लीज 1 2 3 4 5 या पासवर्ड या आपका नाम, ये पासवर्ड नहीं है। मिक्स इट अप, अपर केस, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, मेक इट डिफिकल्ट। नंबर 3, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे हम 2FA कहते हैं, इसको ऑन करो, जरूर करो। इससे क्या होता है, जब भी कोई लॉगिन करेगा, पासवर्ड के अलावा आपके फोन पर एक OTP आएगा। दिस एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इज सुपर पावरफुल। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नंबर 4, थिंक बिफोर यू शेयर। पोस्ट का बटन दबाने से पहले बस 1 सेकंड के लिए सोचो, एम आई ओके विद एनीवन सीइंग दिस? एम आई ओके विद दिस बीइंग ऑनलाइन फॉरएवर? और ये सब करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बेटा, आपकी आज की ऑनलाइन एक्टिविटी आपका आने वाला कल डिसाइड कर सकती है। दिस इज़ नॉट अ जोक। योर ऑनलाइन फ्यूचर, इट रियली रियली मैटर्स। जस्ट इमेजिन दिस, आप अपने ड्रीम कॉलेज या अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहाँ का जो एडमिशन्स ऑफिसर है या जो रिक्रूटर है, वो आपका नाम गूगल करता है। व्हाट विल दे फाइंड? क्या उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर स्टूडेंट की प्रोफाइल दिखेगी या फिर कुछ वैसा ही जिससे रूपा डर रही थी? ये जो कोड आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक रियल रिक्रूटर का है। दिस एक्चुअली हैपन्स। तो एट द एंड ऑफ द डे, एक स्मार्ट डिजिटल सिटीजन बनने का मतलब सिर्फ अपनी सेफ्टी नहीं है। इट्स अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। ये समझना कि आपके हर क्लिक, हर लाइक, हर कमेंट का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। इट्स अबाउट बीइंग रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, साइबर बुलिंग में हिस्सा ना लेना, हेट ना फैलाना। इट्स अबाउट बीइंग अवेयर। और हाँ, ये भी याद रखो कि इंडिया में एक प्रॉपर IT एक्ट है जो साइबर क्राइम से डील करता है। सो ऑनलाइन कुछ भी गलत करना इज एन एक्चुअल क्राइम। ऑलराइट, चलो एक क्विक रिविजन करते हैं। हमने क्या क्या सीखा? हमने समझा कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, बोथ एक्टिव एंड पैसिव। हमने फिशिंग जैसे कॉमन डेंजर्स को देखा और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने अपने अकाउंट्स को सिक्योर करने के सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखे। एंड फाइनली, मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट दिस। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब कोई आपका डिजिटल फुटप्रिंट देखेगा, तो वो आपके बारे में क्या स्टोरी बताएगा? विल इट बी द स्टोरी ऑफ अ स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर एक केयरलेस यूजर की? द चॉइस, माई फ्रेंड, इज योर्स। क्योंकि ये कहानी आप आज अभी लिख रहे हो। सो थिंक अबाउट इट।